दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि डेविन टेनी को अपने कैसल में लेकर आ चुका होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और वहां से एक बंदा बाहर निकलता है और कहने लग जाता है कि सर डेविन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप मुझे बुला लेते, आपने यहाँ पर आने की जहमत क्यों की, क्या आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आए हैं, प्लीज अंदर आइए सर डेविन। और हमें बताया जाता है कि यह बंदा रूपूस गैंग का लीडर है और यह वही गैंग होती है जिसके बंदों को टैनी ने बहुत ही ज़्यादा पीटा होता है और उनका पैसा भी उनसे छीन लिया होता है। और टैनी उन बंदों को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि यह क्या बकवास है, क्या ये यहाँ पर मुझे इन सब बंदों को दिखाने के लिए लाया था, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और डेविन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किसी सामान को खरीदने के लिए लाया हूँ, यह कॉमनर बच्चा बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसे तमीज़ सिखाओ, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि क्या यह बच्चा, क्या इसे मुझे मारना है। जिसे सुनने के बाद डेविन गुस्सा हो जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है और कहने लग जाता है कि तुम अपनी औकात में रहो, जितना मैंने कहा उतना करो, जल्दी से इसे सबक सिखाओ। जिसे सुनने के बाद वह लीडर कहता है कि मैं समझ गया सर, और वह अपने बंदों को कहता है कि जाओ इस कॉमनर बच्चे को ऐसा सबक सिखाओ कि यह जिंदगी भर याद रखे। और हम देखते हैं कि टैनी को पीटने के लिए वही दोनों बंदे जाते हैं जिनको टैनी ने पीटा होता है और टैनी को देखने के बाद वह थोड़े से हैरान हो जाते हैं और टैनी भी उन्हें घूर घूर कर देख लग जाता है, जिसे देखकर तो वह पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और टैनी कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगा। जिसे सुनने के बाद वह बंदे पूरी तरीके से डर जाते हैं। जिसे देखने के बाद वह लीडर कहता है कि है तुम वहां पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मैंने कहा है कि इस बच्चे को सबक सिखाओ, क्या तुम दोनों मुझसे पिटना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वह दोनों बंदे उस लीडर के पैरों में पड़ जाते हैं और कहने लग जाता है कि भाई यह वही बच्चा है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, इसने हमें बहुत ही ज्यादा पीटा और हमसे हमारा पैसा भी छीन लिया। जिसे सुनने के बाद वह लीडर गुस्सा हो जाता है और हथियार को थामते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अनलकी बच्चे हो जो मेरे पास आ गए, मैं तुमसे आज अपना सारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद डेविन थोड़ा सा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अब इस बच्चे को पता चलेगा कि नोबल से पंगा लेने का क्या होता है, अब इसका अहंकार पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वह लीडर टैनी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि टैनी भी अपने हथौड़े से एक जोरदार हमला उस लीडर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वह लीडर उड़ता हुआ दूर सीढ़ियों से जाकर टकराता है। जिसे देखने के बाद उसके बाकी के बंदे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और टैनी के एक ही हमले की वजह से वह लीडर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मजा आया। जिसे देखने के बाद डेविन भी हैरान हो जाता है और जैसे ही वह टैनी को देखता है टैनी उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम तैयार हो। जिसे सोचने के बाद डेविन डर जाता है और लीडर की तरफ भागते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से खड़े हो और मुझे बचाओ। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या तुम्हें यह प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और हम देखते हैं कि टैनी काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद डेविन और वह लीडर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और टैनी को कुछ भी समझ नहीं आता और वह कहता है कि यह क्या था, मैंने सोचा नहीं था कि यह लीडर इतना ज़्यादा कमज़ोर निकलेगा, मुझे लगा था कि इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और वह कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम्हारा क्या होगा दोस्तों। और वह पीछे मुड़कर काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। जिसे देखने के बाद उसके दो बंदे पूरी तरीके से डर जाते हैं और उनके पसीने भी छूट रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर विविन भी पहुँच चुकी होती है और वह कहती है कि टैनी तुम कहाँ पर हो, लेकिन वह कुछ देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर डेविन ने सारे बंदों को ढेर कर दिया होता है और वह उनकी तिजोरी के ऊपर बैठा होता है। और विविन भी आसपास के नज़ारे को देखने के बाद कहती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। और हम देखते हैं कि टैनी एक डायरी को पढ़ रहा होता है और विविन से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कोई काम था। जिसे सुनने के बाद विविन कहती है कि राजकुमारी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि यह लो डायरी, यह सब उन बंदों की डायरी है और यह बंदे इंसानों की तस्करी करते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। शायद इन लोगों को पता नहीं है कि हमारे देश के कानून कितने ज़्यादा कठोर हैं और मुझे लगता है कि इनके पीछे जरूर से डेविन का हाथ है, जिसकी मदद से यह लोग इंसानों की तस्करी करते हैं। जिसे सुनने के बाद विविन कहती है कि लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में आखिरकार कैसे पता चला। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजकुमारी अपनी बैलगाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रही होती है और विविन कहती है कि कल रात जो भी हुआ उसकी वजह से डेविन को उसकी फैमिली और उसकी पोजीशन से भी निकाल दिया गया। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वह इतने ज़्यादा लंबे समय से
इंसानों की तस्करी कर रहा था। उसका बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब इसकी वजह से उसे काउंट फैमिली से भी निकाल दिया गया है। यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस घटना की वजह से हमारी फैमिली और काउंट फैमिली के रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं और मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। जिसे सुनने के बाद विविन कहती है कि राजकुमारी मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। क्या आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है? जिसे सुनने के बाद राजकुमारी थोड़ी सी खामोश होती है और टैनी कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब उसकी ही गलती थी, उसने ही ऐसा किया था। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि शायद तुम इसके बारे में जानते थे। जिसे सुनने के बाद विविन हैरान हो जाती है और राजकुमारी कहती है कि हमारे राज्य में चाहे कोई कैसी भी गलती करे, छोटा हो या फिर बड़ा, हमें सबको बराबर सजा देनी चाहिए और मुझे लगता है कि मेरे फादर ने भी मुझसे यही कहा था। जिसे सुनने के बाद विविन कहती है कि लेकिन राजकुमारी आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे लगता है कि आप शुरुआत से ही थोड़ी सी गुस्सा हैं। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि हाँ, वह एक काउंट का बेटा है, बेशक उसे घर से निकाल दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी सजा जल्दी ही खत्म हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद विविन कहती है कि राजकुमारी तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है और टैनी अपने मन में कहता है कि जब भी मैं इन दोनों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये अब काफ़ी ज़्यादा खुश है। मेरी पिछली लाइफ में यह दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थी, जिनमें से एक स्वॉर्ड एम्पर की बेटी और दूसरे महान नाइट की सबसे छोटी बेटी। जब भी लोग इन्हें देखते तो लोगों को लगता था कि यह दोनों बहनें हैं और कभी कभी लगता था कि यह माँ बेटी हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की कभी नहीं बनती थी और ये हमेशा गुस्सा रहते थे। लेकिन जब इसके बारे में अब सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि विविन को इसकी बड़ी बहन होना चाहिए था और च्योल इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश होती। और दोस्तों, च्योल राजकुमारी का नाम होता है और राजकुमारी कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो टैनी? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मुझे लगता है कि डेविन के लिए वह सज़ा काफ़ी थी, क्योंकि डेविन एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैमिली से था जिसकी वजह से उसे एक खास पोजीशन मिली थी, लेकिन वह उस पोजीशन की वजह से अहंकारी हो गया था, जिसकी वजह से वह लोगों को साथ देने लगा था। और मुझे लगता है कि जब से उसे उसकी पोजीशन और घर से निकाला है, उसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और वह सज़ा उसके लिए काफ़ी है। जिसे सुनने के बाद विविन कहती है कि तुम इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम सचमुच एक बच्चे हो? जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि तुम्हारा मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। जब तुमने इसका नाम रखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, इसलिए मैंने इसका नाम मून रख दिया। क्या तुम्हें भी यह नाम पसंद आया? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझसे खतरा हो सकता है? मैं अभी भी तुम्हारे लिए एक अजनबी की तरह हूँ। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि मैंने फिश के काले बालों वाले लड़के की एक कहानी सुनी थी। उसने एक घटना के दौरान अपने गांव वालों को बचाया और उस गैंग को भी हराया और मुझे लगता है कि वह काले बालों वाला लड़का तुम ही थे। तुम सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। जिसे सुनने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि लगता है कि राजकुमारी मेरे ऊपर भरोसा करती है और राजकुमारी कहती है कि अगर अगली बार फ्यूचर में तुम्हारे साथ कोई ऐसे घटना हो तो तुम्हें मुझे सबसे पहले बताना है। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैं पूरी तरीके से समझ गया माई लेडी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 3 दिन बीत चुके होते हैं और रात का सीन होता है और हम देखते हैं कि वह बैलगाड़ी कहीं पर आकर रुकी होती है और विविन कहती है कि अचानक से तुम लोगों ने यह गाड़ी क्यों रोक दी? जिसे सुनने के बाद वहां पर एक सैनिक आता है जो कहता है कि बाहर एक एल्फ है जो हमारे साथ जाना चाहती है, उसे सवारी की जरूरत है। जिसे सुनने के बाद वे सब हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या कहा, एक एल्फ? और हम देखते हैं कि वह राजकुमारी भी वहां से उतर जाती है और हमें उस एल्फ को दिखाया जाता है जो कहने लग जाती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ही ज़्यादा दूर से आई हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या मैं तुम्हारे सफ़र के साथ आगे बढ़ सकती हूँ? अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं बहुत ही ज़्यादा दूर से आई हूँ। और हम देखते हैं कि वह राजकुमारी एल्फ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि यह सचमुच एक एल्फ है। और हम देखते हैं कि जैसे ही टैनी उस एल्फ को देखता है वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह एल्फ तो 5th सर्कल ब्लैक मैजिशियन है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर इसके बाद हमें एल्फ लोगों के बारे में बताया जाता है कि यह लोग अपने रहन सहन और अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं और इनका साम्राज्य एल्फस्टिक है। यह लोग बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं और इनसे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि हमारे साम्राज्य के लोग भी एल्फ लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, क्योंकि एल्फ लोग इंसानों की बस्तियों में आना पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि एल्फ और इंसान बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर एल्फ होते हैं जो कि इंसानों की बस्तियों में आते हैं और इनमें एक पैदाइशी एबिलिटी होती है जिसकी मदद से यह
पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से बातें भी कर सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते हैं और मुझे लगता है कि मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा पहले मिला था। और टैनी अपने मन में कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो यह एल्फ हाई रैंकिंग फिफ्थ सर्कल ब्लैक मैजिशियन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वह राजकुमारी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम वेलेंटिक देश से आ रही हो? तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम नॉर्थ किंगडम वेयर बीच से हो। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। जिसे सुनने के बाद वह एल्फ कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं वहीं से आ रही हूँ और मैं आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ कि वेयर बीस्ट और आपके साम्राज्य के बीच अनबन रहती है और इसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जिसे सुनने के बाद वह राजकुमारी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसके बारे में सोचा है तो मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा गलत हो। जिसे सुनने के बाद वह एल्फ कहती है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना राजकुमारी। मेरा सपना है कि मैं पूरी दुनिया को घूमूं और जितना हो सके उतनी कहानियों को समझूं। जिसे सुनने के बाद वह राजकुमारी कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। लगता है कि तुम्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एल्फ इस तरह की चीज़ों को भी करती हैं। जिसे सुनने के बाद वह एल्फ कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसके अलावा आपने अपने हाथों में जो स्पिरिट पकड़ी हुई है वह बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। लगता है कि आप ही इसकी ओनर हैं। जिसे सुनने के बाद वह राजकुमारी कहती है कि नहीं नहीं, इसका असली ओनर तो यह छोटा सा लड़का है, यह इसी की स्पिरिट है। जिसे सुनने के बाद वह एल्फ कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यह छोटा लड़का इसका मालिक होगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम इंसान है जो स्पिरिट को कंट्रोल कर पाते हैं। जिसे सुनने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि लगता है कि यह मेरे बारे में सब कुछ जानती है। इसने तो मुझे बिना बताई एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। अब मुझे इन सब लोगों से क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। और हम देखते हैं कि टैनी अपना एक भोला सा चेहरा बनाता है और कहना चाहता है कि मैंने तो आज पहली बार एक एल्फ को देखा है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। और टैनी अपने मन में कहता है कि मैं इससे अभी लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि इसकी ताकत मुझसे ज़्यादा है। और टैनी के इस भोले से चेहरे को देखने के बाद विविन और राजकुमारी च्योल पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। विविन कहती है कि हटो, मुझसे दूर हटो, तुम यह क्या कर रहे हो? और टैनी अपने मन में कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि मेरी मून वुल्फ ने भी इसे पहचान लिया होगा, क्योंकि मेरे स्पिरिट के पास पावर है किसी भी ब्लैक मैजिशियन और डेमोनिक ऑरा को देखने की। अगर मैं इसके देखूं तो मुझे लगता है कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा डेमोनिक ऑरा है, लेकिन ये अपने डेमोनिक ऑरा को बाहर नहीं आने दे रही। और वह कहने लग जाती है कि क्या मैं तुम सब लोगों को जादू करके दिखाऊं? और हम देखते हैं कि वे अपने हाथ में आग लगा देती है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि क्या अब मैं तुमको जादू करके दिखाऊं? और वह अपने मन में कहता है कि लगता है कि इसने अपने माना और डेमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से जोड़ लिया है, जिसकी वजह से यह उसे बाहर नहीं आने दे रही है और मैं भी उसे नहीं देख पा रहा हूँ। और अगर इसके बारे में मैं गौर से सोचूं तो मेरी पिछली लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने मुझसे यही कहा था, हम डेमोनिक एनर्जी को तब तक नहीं देख सकते जब तक वह माना से जुड़ी हुई है। अगर हम उसके बारे में हमला करते हैं तो शायद देख सकते हैं। लेकिन अब मुझे उस बास्टर्ड की बातें क्यों याद आ रही हैं? अगर मैं अपने आसपास देखूं तो मेरे पास 12 नाइट्स है और इसके अलावा एक 4th लेवल माना यूजिंग स्वॉर्डमैन भी है। लेकिन अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे और भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। अगर हमें किसी को हराना है तो उसकी पावर बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर हम किसी को हरा सकते हैं। अगर हमें अपने से ज़्यादा लेवल वाले बंदे को हराना है तो हमें कम से कम बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं तुम्हें सही शब्दों में कहूँ तो फिफ्थ सर्कल को हराने के लिए कम से कम मुझे 3 नाइट्स की ज़रूरत होगी जिनका लेवल 3rd तक होना चाहिए, तभी जाकर मैं फिफ्थ सर्कल के ब्लैक मैजिशियन को हरा पाऊंगा। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे करना चाहें तो इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने आसपास देखूं तो विविन ही है जो इस ब्लैक मैजिशियन को हराने में मेरी मदद कर सकती है और मैं इसे सरप्राइज अटैक दे सकता हूं। मैं इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। हालांकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी भी मेरे हाथों में एक हुक्म का इक्का बचा हुआ है और हम देखते हैं कि वह वुल्फ स्पिरिट विविन के हाथों में चली जाती है। जिसे देखने के बाद राजकुमारी कहती है कि क्या तुम्हें गुदगुदी हो रही थी? और विविन कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, रुको जरा, मुझे इसे 1 सेकंड होल्ड करने दो। जिसे सुनने के बाद एल्फ कहती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट है, मैं इसे एक बार अपने हाथों में लेना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या तुम इसे एक बार हाथों में लेना चाहती हो? जिसे सुनने के बाद वह एल्फ कहती है कि क्या मैं इसे सच में अपने हाथों में ले सकती हूँ? और टैनी कहता है कि हाँ ज़रूर, तुम
तुम इसे अपने हाथों में ले सकती हो। और टैनी उसे देने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद एल्फ कहती है कि यह सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जल्दी से मेरे पास आओ। लेकिन अचानक से वह सैनिक कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि टैनी और उस भेड़िए ने उस एल्फ के ऊपर हमला कर दिया होता है। लेकिन उस एल्फ ने डेमोनिक एनर्जी की मदद से एक कवच बना लिया होता है, जिसकी वजह से वह बच गई होती है। लेकिन अचानक से उस एल्फ के मुंह से खून निकलने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके पेट में किसी ने तलवार घुसा दी होती है, जिसे देखने के बाद वह हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि यह विविन होती है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे सैनिक हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो डेमोनिक एनर्जी है, क्या यह एक ब्लैक मैजिशियन है। जिसे देखने के बाद वह एल्फ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार आखिरकार तुम लोगों को कैसे पता चला। जिसे सुनने के बाद वह राजकुमारी अपने मन में कहती है कि यह सब टैनी की वजह से हुआ है, यह एक ब्लैक मैजिशियन है जिसकी वजह से मून वुल्फ ने इसके बारे में मुझे इशारा दिया था। जिसे देखकर मैं थोड़ी सी हैरान हो गई थी, लेकिन जब मैंने टैनी को देखा तो मुझे लगने लगा था कि कोई ना कोई गड़बड़ है और मैंने इसके बारे में टैनी से पूछने की कोशिश की थी कि यह ब्लैक मैजिशियन हमारे लिए खतरा तो नहीं हो सकती। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि ब्लैक मैजिशियन हमारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, अगर हमने इसे यहाँ से जाने दिया तो ये हमारे लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है, हमें इसे यहीं पर रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसे रोकना ही होगा। जिसे सुनने के बाद वह राजकुमारी हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ ज़रूर हम कोशिश करेंगे। और इसके बारे में बताने के लिए मैंने मून वुल्फ को विविन को दे दिया और मून वुल्फ ने विविन को सब कुछ बता दिया, क्योंकि वह स्पिरिट की भाषाओं को समझ सकती है। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने उस एल्फ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला किया होता है, जिसकी वजह से वह एल्फ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और वह उन दोनों से दूर चली जाती है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि मैंने उसके दिल पर वार किया था लेकिन वह उससे बच गई। और हम देखते हैं कि वह एल्फ दूर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और हम देखते हैं कि उसकी शील्ड में बहुत ही ज़्यादा क्रैक आ चुके होते हैं और विविन कहने लग जाती है कि सैनिकों हमला करो इस पर और राजकुमारी को इसके हमले से बचाओ, यह ब्लैक मैजिशियन यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए। और हम देखते हैं कि टैनी भी उछलते हुए उस ब्लैक मैजिशियन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन वह ब्लैक मैजिशियन एक कवच के अंदर होती है, जिसकी वजह से टैनी का वार पूरी तरीके से खाली चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि नीचे से विन उसके ऊपर हमला कर रही होती है, जिसे देखने के बाद वह एल्फ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है घटिया इंसानों। और हम देखते हैं कि वह विविन के ऊपर भी एक जोरदार हमला कर देती है, जिसकी वजह से विविन भी उससे दूर चली जाती है और वह एल्फ कहने लग जाती है कि तुम घटिया लोगो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में जानने की, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्योंकि तुम्हारी गंदी बदबू मेरी नाक को परेशान कर रही थी और मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। जिसे सुनने के बाद वह एल्फ गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तो इसका मतलब है कि तुमने मुझसे खेलने की कोशिश की है, तुम घटिया इंसान कहीं के, तुम मुझसे नहीं बचोगे। और हम देखते हैं कि वह अपनी पावर को इकट्ठा कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह अपने डेमोनिक एनर्जी की मदद से एक गोला बनाती है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर देती है और इस धमाके की वजह से एक हमला टैनी की तरफ आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि मैं इस हमले को नहीं रोक सकता, मुझे इस हालत में यही करना होगा। और वह अपने दोनों हाथों को आगे करता है और कहता है कि मेरी आयरन बॉडी, और उसके सामने एक आयरन बॉडी आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यह धमाका काफ़ी ज़्यादा जोरदार होता है, जिसकी वजह से वह आयरन बॉडी पूरी तरीके से टूट जाती है और टैनी दूर जाकर गिरता है। और टैनी अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने अपनी आयरन बॉडी को पहली बार इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस हमले को नहीं रोक पाई। और विविन कहती है कि इस ब्लैक मैजिशियन का कवच बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, हमें इस पर लगातार हमला करना होगा और इसे मारना होगा, हम इसे आसानी से नहीं जाने दे सकते, सैनिकों जल्दी हमला करो। जिसे सुनने के बाद वह एल्फ कहती है कि तुम कचरे कहीं के, और वह अपनी पावर की मदद से उस सैनिकों को हरा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी अपने मून वुल्फ पर बैठता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम जैसी घटिया एल्फ से नहीं हार सकता, हमारी फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है, और उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। जिसे देखने के बाद वह एल्फ थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम घटिया इंसान। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि विविन उसके पीछे से हमला करती है, लेकिन वह एल्फ उससे भी बच जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे, मैं इतनी जल्दी हारने वाली नहीं हूँ, तुम जैसे घटिया इंसानों के सामने मेरी ताकत बहुत ही ज़्यादा है।
जिसे सुनने के बाद विविन कहती है कि क्या तुमने कोई मजाक किया है, क्या मुझे हंसना चाहिए। और टैनी कहता है कि बाहर में जाओ। और हम देखते हैं कि वह दोनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वह एल्फ उनके हमले से बड़ी आसानी के साथ बच जाती है और कहने लग जाती है कि यू सन ऑफ बिच, तुम मुझसे नहीं बचने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी ऊपर से आता है और एक जोरदार हमला उस कवच के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वह कवच जमीन से जाकर टकराता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और इसकी वजह से विभिन्न भी दूर चली जाती है। और हम देखते हैं कि उस कवच में बहुत ही ज़्यादा क्रैक पड़ चुके हैं होते हैं, लेकिन उस एल्फ पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ होता और वह कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, तुम जैसे कमज़ोर इंसान। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मेरा इतना ताकतवर हमला करने के बावजूद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई। और हम देखते हैं कि वह एल्फ कहने लग जाती है कि बाहर में जाए मेरी ज़िंदगी, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हम देखते हैं कि वह अपनी डेमोनी के पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने लग जाती है, जिसकी वजह से वह सैनिकों पर हमला करने लग जाती है। और हम देखते हैं कि एक उसका हमला राजकुमारी की तरफ भी आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद राजकुमारी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर विभिन्न सही वक्त पर पहुँच जाती है और उस डेमोनिक हमले को अपने तलवार की मदद से रोक लेती है और कहने लग जाती है कि सभी के सभी वहीं पर रुक जाओ। और हम देखते हैं कि जैसे विभिन्न ऊपर की तरफ देखती है, वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यह क्या है। और हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ टैनी अपनी माना बॉडी को यूज करते हुए जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि मैंने अपनी माना बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया, मुझे इन सब का शुक्रिया करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं अपनी पिछली लाइफ में अपनी माना बॉडी को पूरी तरीके से तैयार नहीं कर पाया था और ना ही उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा सका था। और हम देखते हैं कि विविन उसकी तरफ देख रही होती है और टैनी अपने मन में कहता है कि हमें अभी उसके ऊपर हमला करना होगा विविन, नहीं तो वह हाथ से चली जाएगी। और हम देखते हैं कि वह दोनों एक साथ उस एल्फ के ऊपर हमला कर देते हैं और टैनी कहता है कि यह काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से विभिन्न जमीन पर जाकर गिरती है और टैनी अपने भेड़िए से जाकर टकराता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मुंह से खून निकल जाता है। और हम देखते हैं कि उस एल्फ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद टैनी के अपने मन में कहता है कि यह अच्छा हुआ, हमें उसके ऊपर अभी हमला करना होगा, तभी जाकर हम उसे हरा सकते हैं, वे अभी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और हम देखते हैं कि टैनी उसके ऊपर एक हमला करने के लिए आ रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे बस एक हमला करना है और एक हमले के बाद ये पूरी तरीके से हार जाएगी। और दूसरी तरफ से विविन भी उसके ऊपर हमला करने आती है, जिसे देखने के बाद वह एल्फ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, तुम गंदे इंसान कहीं के। और हम देखते हैं कि वह अपनी डेमोनिक एनर्जी की मदद से उन सबको अपने से दूर कर देती है, जिसे देखने के बाद विविन कहती है कि इसके पास अभी भी बहुत ही ज़्यादा ताकत है, हमें इसे जल्द से जल्द हराने की कोशिश करनी है। लेकिन अचानक से विविन की नज़र टैनी पर जाती है, जिसके पास माना बॉडी होती है और वह डेमोनिक एनर्जी को चीरते हुए उस एल्फ के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि बस मुझे एक छोटा सा हमला करना है, बस एक छोटा सा हमला। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार हमला एल्फ पर करने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखने के बाद विविन कहती है कि जल्दी करो, उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। और वह सैनिक उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद टैनी कहते हैं कि धत्तेरी की, तुम कहाँ हमसे बचकर भाग रही हो, क्या तुम कायर हो। और वह सारे के सारे सैनिक चिल्ला रहे होते हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम भाग कर कहाँ जा रही हो। और जिसे देखने के बाद वह एल्फ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड, मुझे आपकी ताकत की ज़रूरत है, मुझे अपनी ताकत दो। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ी परछाई आ जाती है, जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह ताकत को पाने के लिए डीमन लॉर्ड की वर्शिप कर रही है, वह इस पावर को पाने के लिए अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर रही है, वह तो अपने आप को पूरी तरीके से तबाह कर देगी। और हम देखते हैं कि उस एल्फ के पास बहुत ज़्यादा डेमोनिक पावर आ चुकी होती है और वह सभी सैनिकों के ऊपर हमला कर देती है और कहने लग जाती है कि मरो सब। और हम देखते हैं कि यह डेमोनिक हमले सभी के सभी सैनिकों के जाकर लग रहे होते हैं और टैनी इससे जैसे तैसे बच रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वह नाइट अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं, वह इस हमले को सहन नहीं कर सकते, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वह मारे जाएंगे। और वह कहता है कि हमने तुम्हारे लिए टाइम निकाल दिया है, अब तुम्हारी बारी है राजकुमारी चिलोय। और हम देखते हैं कि यह सुनते ही राजकुमारी चिलोय, जो अपनी
अपनी पावर को इस्तेमाल करने लग जाती है और इसके पास लाइट की पावर होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है और हमें इस पावर के बारे में बताया जाता है ये एक तरह की डिवाइन पावर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है और यह कुछ ही खास लोगों के पास होती है जो सिर्फ लोगों को ब्लेसिंग कर सकते हैं और यह ताकत एविल ताकत को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। इस तरीके की पावर को यूज करने वाले लोगों को सेंटनेस या फिर डिवाइन नाइट भी कहा जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और यह ताकत पैदाइशी तौर पर जन्म लेती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है और इसे क्लेरिक भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि वह राजकुमारी अपनी पावर को इकट्ठा कर रही होती है और एक जोरदार हमला कर देती है और हम देखते हैं कि उसकी पावर की मदद से वह इस इविल ताकत को पूरी तरीके से ख़त्म कर रही होती है, जिसे देखने के बाद वह सैनिक भी हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह कैसी पावर है। सभी नाइट बहुत ही ज़्यादा हैरान है। इसका मतलब है कि वह राजकुमारी की पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लगता है कि स्वॉर्ड एम्बर ने अभी तक राजकुमारी की पावर्स को छुपाया हुआ है और वह किसी को भी कुछ भी नहीं बताना चाहते। मेरी पिछली लाइफ की वजह से मैं राजकुमारी की पावर्स को जानता था। इसके पास जो पावर है वह एक डिवाइन पावर है जिसे क्लेरिक कहा जाता है और इसको इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सोचता था कि राजकुमारी अभी भी बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अब स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और इस ताकत को इस्तेमाल कर सकती है। और हम देखते हैं कि इस ताकत को देखने के बाद वह एल्फी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह डिवाइन पावर उसकी तरफ आ रही होती है और उसके सुरक्षा कवच को भी पूरी तरीके से तोड़ देती है और उसमें पूरी तरीके से फंस जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और वह एल्फ जमीन पर जाकर गिरती है और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है और वह कह लग जाती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जैसे कमज़ोर इंसान मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। ये आखिरकार किसने किया? लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से टैनी उसे पीछे से एक जोरदार हथौड़ा मार देता है, जिसकी वजह से वह एल्फ वहीं पर बेहोश हो जाती है और टैनी कहता है कि जबकि हमने तुम्हें हरा ही दिया है तो तुम्हें मारना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि रुको जरा टैनी, उसे बिल्कुल भी मत मारना। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और राजकुमारी कहती है कि हमें इसे कुछ सवाल जवाब पूछ लेना चाहिए और वह कहती है कि मेरे पास डिवाइन क्लेरिक पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसकी इविल पावर को महसूस नहीं कर पाई। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ होगा? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आपको जल्दी करनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि क्या मुझे इसे मार देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो, तुम्हें कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी चिल्लाकर कहती है कि मैं कुछ भी चूज नहीं कर पा रही हूँ और हम देखते हैं कि उस एल्फ की बॉडी धीरे धीरे राख बन रही होती है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि आखिरकार इस एल्फ का पूरी तरीके से अंत हो चुका है, लेकिन ऐसा होगा मैं इसके बारे में सोचा नहीं था। और हम देखते हैं कि सारे के सारे सैनिक चिल्लाने लग जाते हैं कि राजकुमारी, तुम्हारे पास तो डिवाइन पावर्स है, तुम बहुत ही ज़्यादा औसम हो। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि यह मेरा एक सीक्रेट था, अब मुझे लगता है कि उस एल्फ की जगह अब मैं हार चुकी हूँ। और वह टैनी से कहती है कि तुम मेरे पावर्स के बारे में पहले से ही जानते थे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या मैं जानता था? और राजकुमारी कहती है कि जब मैंने अपनी पावर्स को इस्तेमाल किया तो सारे के सारे सैनिक पूरी तरीके से हैरान रह गए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता था। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी चिल्लाई कहती है कि लेकिन कैसे? आखिरकार तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में कैसे पता चला? यह तो हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि ठीक है और टैनी अपने मन में कहता है कि अभी मैं फंस जाता और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि यह ब्लैक मैजिशियन मेरे पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले बहुत सारी चीज़ें की हैं। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी चिल्लाकर कहती है कि लगता है कि डेविन के साथ भी तुमने ही वह किया होगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ मैंने उसके साथ किया है, क्योंकि वह मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा पीटा। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि डेविन एक नोबल होने के नाम पर पूरी तरीके से शैतान है, उसे तो मर जाना चाहिए। वह कमज़ोर लोगों पर हमेशा जुल्म करता रहता है और उन्हें परेशान करता रहता है। अच्छा हुआ तुमने उसके साथ ऐसा किया। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ ये सही था और राजकुमारी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि टैनी तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के और बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। जिसे सुनने के बाद विभिन्न कहती है कि लगता है कि टैनी को
क्यूट नाम से पुकारना उसे अच्छा नहीं लगता, जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। और वे अपने मन में कहता है कि तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है। और विविन कहते हैं कि तुम अभी भी एक बच्चे हो, जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और विविन उसके गालों को पकड़ते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम अभी भी एक बच्चे हो जो इन नामों से नफरत करता है, लेकिन ये नॉर्मल है एक बच्चे के लिए। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। और राजकुमारी कहने लग जाती है कि आज जो भी हुआ मुझे जल्द से जल्द इस घटना के बारे में फादर को बताना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे पास ही के शहर में जाकर इस घटना के बारे में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। फिर इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह राजकुमारी एक अलग ही शहर में आ चुकी होती है और वहाँ पर बहुत सारे बंदों की भीड़ होती है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और राजकुमारी कहती है कि पिताजी मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही करते हैं। फिर मुझसे दूर चले गए। और वहां पर खड़ा एक बंदा कहने लग जाता है कि वाह, यह तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, ब्लू विंग नाइट ग्रुप, मैंने इन्हें आज तक नहीं देखा। और हम देखते हैं कि वहां पर सैनिकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप आ चुका होता है और उनका एक कमांडर होता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि इन लोगों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेन है और इनमें से हर कोई एक्सपर्ट है। और इनका नाइट तो मुझे लगता है कि यह तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होगा, शायद इसी वजह से यह कंट्री का सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रुप है। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे सैनिक अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमें माफ़ कर देना, लेकिन आपके फादर यहाँ पर नहीं आ पाए, इसलिए हम आपको ग्रीट करते हैं माय लेडी। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि तुम्हारे इस हार्ड वर्क के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नाइट गैरन, लेकिन अब तुम सब लोग खड़े हो सकते हो, तुम्हें यह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद गैरन कहता है कि हम आपके हर आदेश को मानेंगे माय लेडी। और मैं यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि माय लेडी कि आप बिल्कुल स्वस्थ है। आपके फादर आपके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है ताकि यहाँ पे ठीक रहे। और हमें इस नाइट का नाम बताया जाता है, इस नाइट का नाम नाइट ऑफ स्पीड गैरन है। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि मैंने फादर को बिल्कुल क्लियर बता दिया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है और मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। जिसे सुनने के बाद वह नाइट कहता है कि लेकिन राजकुमारी आपके ऊपर ब्लैक मैजिशियन ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से आपके फादर बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे थे। उनके सामने एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी, जिसकी वजह से वे यहाँ पर नहीं आ पाए। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि क्या कहा, इमरजेंसी? और वह नाइट बताता है कि हाँ, दरअसल कुछ महीने पहले आपकी फैमिली के ट्रेजर में से एक टेम्पस अंगूठी गायब हो गई थी। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी हैरान हो जाती है और वह नाइट बताता है कि वह टेम्पस अंगूठी बहुत ही ज़्यादा कीमती और प्राचीन थी, जिसकी वजह से आपके फादर बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे थे और इसी वजह से वे यहाँ पर नहीं आ पाए। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आहा, टेम्पस अंगूठी। और वह राजकुमारी से कहता है कि आपके खजाने में से जो टेम्पस अंगूठी गायब हुई थी, क्या वह टेम्पस अंगूठी कोई आर्टिफैक्ट थी? जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि हाँ, मुझे तो यही लगता है। और टैनी कहता है कि क्या आपको लगता है? जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि हाँ, वह हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो सिर्फ फैमिली के लीडर को ही दिया जाता है, और इसीलिए वह अंगूठी मेरे फादर की सबसे ज़्यादा कीमती अंगूठी थी और इसी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिसे सुनने के बाद टैनी थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि आपकी फैमिली का वह ट्रेजर, मुझे पता है कि वह किस लिए गायब हुआ होगा। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी और वह सब बंदे हैरान हो जाते हैं और राजकुमारी कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपके फादर को यह सारी की सारी बातें बतानी होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह राजकुमारी अपने घोड़ा गाड़ी लेकर वहाँ से जा रही होती है और वह गैरन कहने लग जाता है कि यह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं लगता और मुझे लगता है कि मैंने इसका नाम कहीं पर तो सुना है। और वह कहता है कि यह बच्चा कौन है? जिसे सुनने के बाद वह सैनिक कहता है कि क्या आप टैनी की बात कर रहे हैं? जिसे सुनने के बाद गैरन कहता है कि टैनी, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने इसका नाम कहीं पर तो सुना है। और वह सैनिक कहता है कि वह बहुत ही ज़्यादा कमाल का बच्चा है और उसने ब्लैक मैजिशियन को हराने में एक अहम भूमिका निभाई है, वह सचमुच बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जिसे सुनने के बाद गैरन हैरान हो जाता है, अगर उसकी स्किल की बात की जाए तो वह एक एक्सपर्ट के बराबर है। जिसे सुनने के बाद गैरन कहता है कि
क्या उसकी स्किल एक्सपर्ट के बराबर है? यह नहीं हो सकता। और वह अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि 7 महान शूरवीर भी इतनी सी छोटी उम्र में एक्सपर्ट तक नहीं पहुँचे थे। मुझे लगता है कि यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसमें कोई ना कोई खास बात है जो ये हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये कोई डीमन या फिर मॉन्स्टर है जिसकी वजह से यह इतना ज़्यादा ताकतवर है? अगर यह बच्चा हमारी फैमिली में आ जाए तो हमारी फैमिली और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। लेकिन एक मिनट रुको जरा। जिसे सुनने के बाद वैसे निक कहता है क्या हुआ सर? और गैरन कहता है कि पिल्स में हुई घटना के बारे में मैंने इस बच्चे के बारे में सुना है और मुझे लगता है कि यह वही लड़का है। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। और हम देखते हैं कि राजकुमारी और टैनी बाहर के नज़ारे को देख रहे होते हैं और राजकुमारी कहती है कि यह कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और हम देखते हैं कि वह फूलों के एक बागीचे को देख रही होती है, जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि लगता है कि आपको लिली के फूल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और ये मेरे फेवरेट नहीं बल्कि मेरे फादर और मेरी माँ जो इस दुनिया में नहीं है उन दोनों के भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। और उन दोनों ने मेरा नाम इस फूल के नाम पर ही रखा है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि यह नाम आप पर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। और विविन कहते हैं कि ड्यूक अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। उसकी बीवी एकमात्र ऐसी औरत थी जिससे वह प्यार करता था। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता था। और वह अपने मन में स्वॉर्ड एम्पर की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वह कहता है कि मेरी बीवी को वह फूल काफ़ी ज़्यादा पसंद थे पर मैं उन्हें इतना अधिक पसंद नहीं करता था। लेकिन अपनी बीवी की वजह से मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और उनके फूल के नाम पर ही हमने अपनी बेटी का नाम रखा है। जिसे सुनने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि वह तो उनका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो सिर्फ मुझे ही पता है। क्या मुझे वह बता देना चाहिए? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसे सीक्रेट रखना ही अच्छा रहेगा। लेकिन अतीत में भेजने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि वह आकर मुझे ढूंढे। क्या वह मुझे कोई खास टेक्निक सिखाने वाले हैं जिससे मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ? अगर ऐसी बात है तो मुझे उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहिए। उनसे मिलने के बाद मैं अपने ऑरा को पूरी तरीके से मास्टर कर लूँगा और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा ताकि उन 7 डीमन कमांडर्स को हरा सकूँ जिनको 7 महान शूरवीर भी नहीं हरा पाए थे। उन डीमंस कमांडर को हराने के लिए मुझे अपने ऑरा को पूरी तरीके से मास्टर करना होगा और अपनी स्किल पर भी ध्यान देना होगा, तभी जाकर मैं उसे हरा सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें वैलेंटिनो को दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक का महल है और यह 7 बड़े शहरों में से एक है। और हम देखते हैं कि वह सैनिक वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और कहने लग जाते हैं कि हम वैलेंटिनो आ गए, हम अपने घर आ गए। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि क्या तुम वैलेंटिनो कई बार आ चुके हो? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह मेरा पहली ही बार है जब मैं वैलेंटिनो पर आया हूँ। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि क्या तुम्हारा पहली बार है? और हम देखते हैं कि अचानक से उन दोनों को किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि यह स्वॉर्ड एम्परर होता है जो कहने लग जाता है कि चोल मेरी बेटी, और तुम क्या ठीक हो? जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या यह वही है? और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड एम्परर के आंखों में आंसू होता है और वह अपनी बेटी को गला लगाने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद उसकी बेटी उसे इग्नोर कर देती है और साइड हट जाती है, जिसकी वजह से वह स्वॉर्ड एम्परर जमीन से जाकर टकराता है। और स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि मेरी बेटी, तुम मेरे गले क्यों नहीं लग रही हो? जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सभी लोगों की नज़र अब हम पर है, प्लीज़ कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल रखिए। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि लेकिन तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा फादर, मैं तुम्हारे गले लग सकता हूँ, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि मैं तुम्हें गले लगने की इजाज़त कभी भी नहीं दूंगी। पहले सबसे पहले अपने नाइट से माफ़ी मांग लीजिए, आपने उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिलोय को यहाँ पर सेफ्टी से लाने के लिए। मैं इसके लिए तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ और मैं वैलेंटिनो का लॉर्ड ही नहीं बल्कि एक पिता होने के नाते बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम जैसे सैनिक हमारे राज्य में मौजूद हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने अपने सैनिकों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम दिन भर मौज मस्ती कर सकते हो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिसे सुनने के बाद सारे के सारे सैनिक चिल्लाते हैं कि यस सर। और स्वॉर्ड एम्परर अपनी बेटी से कहता है कि वह छोड़ो, ये छोटा सा लड़का कौन है? जिसे सुनने के बाद टैनी मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि क्या ये बेवकूफ़ है? मुझे नहीं जानता।
जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि इसका नाम टैनी है और मैंने पत्र में आपको इसके बारे में पूरी तरीके से बता दिया था। यह वही लड़का है जिसने ब्लैक मैजिशियन से लड़ने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। यह सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना बेटी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा परेशान था और इसी वजह से मैं इस लड़के को पूरी तरीके से भूल गया। और वह टैनी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे टेम्पस अंगूठी के बारे में, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। जिसे सुनने के बाद विभिन्न और वह सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि लगता है कि बच्चे तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड एम्परर अपना प्रेशर टैनी के ऊपर डालने लग जाता है, जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो सोल प्रेशर है। और वह अपने मन में मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि स्वॉर्ड एम्परर अभी तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, तुम्हारा ऑरा सोल तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मैं इसे आसानी के साथ सहन कर सकता हूँ। और वह हमें बताने लग जाता है कि एस्टिना की ताकत तो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, वह भी 7 महान शूरवीरों में से एक है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और इसके अलावा वह ऑर्क वह भी अपने एक अलग ही ऑरा लेवल पर पहुंच चुका होता है और उसका सामना शायद स्वॉर्ड एम्परर कभी भी नहीं कर पाएंगे। मुझे भी स्वॉर्ड एम्परर को सिखाना होगा कि वह अभी कितना ज़्यादा पीछे है। मेरी पिछली लाइफ में यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन अब देखने से ऐसा लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। मैं इसे आसानी के साथ सहन कर सकता हूँ और इसे आसानी के साथ ख़त्म भी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि टैनी अपनी मानव बॉडी की मदद से उस सोल प्रेशर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और वह कहता है कि यह ठीक है, क्या हम अब बैठकर बातें कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यह बच्चा आखिरकार क्या है। और राजकुमारी उससे कहती है कि फादर, टैनी अभी एक छोटा सा बच्चा है, आपको उसके ऊपर इतना ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि ठीक है, मुझे इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए था अपने मेहमान के सामने। और वह अपने मन में कहता है कि आखिरकार यह बच्चा कौन है, यह तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए। और वह स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि तुमने कहा था कि तुम गायब हुई टेम्पस अंगूठी के बारे में कुछ जानते हो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, वह एक खास तरीके का आर्टिफैक्ट है। मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि आर्टिफैक्ट, तुमने बिल्कुल सही कहा, और तुम इसके बारे में क्या जानते हो। जिसे सुनने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि टेम्पस ये एक ऐसी अंगूठी है जिसकी मदद से हम समय में पीछे जा सकते हैं और इसी वजह से मैं समय में पीछे आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका है। इसका मतलब है कि वह अंगूठी इस्तेमाल होने की वजह से 1 महीने पहले ही गायब हो गई थी। और टैनी बताने लग जाता है कि वह एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसकी पावर की मदद से हम किसी भी इंसान को समय में पीछे भेज सकते हैं। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि तुम इसे मुझे सही शब्दों में बताओ। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, यह सब कुछ तय था, आगे चलकर 2 बड़े डिजास्टर होने वाले हैं। और टैनी सारी की सारी बातें जो उसके साथ हुई थी वह सारी बातें स्वॉर्ड एम्परर को बता देता है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि तुम्हारी एक स्टोरी जो तुमने मुझे बताई, क्या मुझे एक बच्चे की कहानी पर विश्वास करना चाहिए। तुमने कहा है कि तुम एक हैमर वॉरियर थे जो कि 10 महान शूरवीरों में से एक था और तुमने ग्रेट ऑर्क के साथ भी मिलकर फाइट की है, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, यह बिल्कुल सच है, मैं जानता हूँ कि आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन यही सच है और मैंने आपके साथ भी मिलकर फाइट की थी। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि बच्चे, जो तुमने कहानी बताई थी उस पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी कहानी टेम्पस अंगूठी से मिलती जुलती है। लेकिन टेम्पस अंगूठी कोई वर्ड नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो महान इंसान को सेक्रीफाइस कर कर किसी भी इंसान को अतीत में भेजा जा सकता है। और शायद इसी वजह से मेरे पूर्वज इस अंगूठी को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाए थे और मेरे पूर्वजों ने मुझसे कहा था कि ये हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा खजाना है, इसे उसी वक्त इस्तेमाल करना है जब हमारा साम्राज्य एक बहुत बड़ी घटना से गुजर रहा हो और बचने का कोई भी चारा नहीं हो। तुमने जो भी कहानी मुझे बताई मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने फैसले पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं समय में एक ऐसे इंसान को नहीं भेज सकता जिसके पास टैलेंट तो है लेकिन वह हमारे साम्राज्य को नहीं बचा सकता। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और स्वॉर्ड एम्परर कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और तुमने फ्यूचर को भी देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम हमारे साम्राज्य को बचा पाओगे। इंसानियत को बचाने के लिए हमारे साम्राज्य में
बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है जो डीमन किंग की आर्मी का सामना कर सकता है, क्योंकि डीमन किंग की आर्मी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर हमने उसका सामना करना है तो उसके लिए एक ताकतवर इंसान का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार मैंने तुम्हें समय में पीछे क्यों भेजा, इसके अलावा मैं समय में पीछे क्यों नहीं आया। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि यह तो जाहिर सी बात है, तुमने ही मुझे समय में पीछे भेजा है क्योंकि तुम चाहते थे। इसके लिए तुमने अपनी बॉडी को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, और इसके अलावा तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाओगे। लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम बूढ़े होने की वजह से पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। मैं तुम जैसे इंसान को पास्ट में भेजने के लिए भला अपने आप को कैसे सेक्रीफाइस करूंगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी सेना में सबसे ज़्यादा ताकतवर था और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं था। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास भी कर लूँ तो भी मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं उस अंगूठी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। आज तक मैंने उस अंगूठी को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि वह अंगूठी अपने आप ही किसी इंसान को एक ऐसे अतीत में भेज सकती है जहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा चोट लगी है। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और वह स्वॉर्ड एम्पर बताने लग जाता है कि अगर कोई इंसान एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसके आत्मा को सबसे ज़्यादा चोट लगी है तो वह उस सदमे को कभी भी सहन नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि शायद इसी वजह से मैंने अपनी बहन को मरते हुए देखा है, क्योंकि यह दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरा था और इस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और वह स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वह अपने मन में कहता है कि इसमें स्वॉर्ड एम्पर की कोई भी गलती नहीं है। शायद इसकी वजह से मैं अपनी बहन को दोबारा से देख पाया। और स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। जिसे सुनने के बाद टैनी हाँ कहता है और स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सच में पास्ट में भेजा है तो ज़रूर से मैंने तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताया हुआ होगा जिसकी मदद से मैं तुम्हें वर्तमान के अंदर पहचान सकता हूँ। क्या तुम्हें कोई ऐसा सीक्रेट पता है जो मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता। जिसे सुनने के बाद टैनी थोड़ा सा हैरान होता है और बताने लग जाता है कि तुम्हारी बचपन की बेटी का नाम लीला था और तुम्हारी वाइफ को लिलेक फूल काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसके नाम पर ही तुमने अपनी बेटी का नाम रखा था। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि इसके बारे में तो सब कोई जानता है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि लेकिन तुम उन फूलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, तुम सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से उन्हें पसंद करते थे। जिसे सुनने के बाद वह स्वॉर्ड एम्पर हैरान हो जाता है और टैनी कहता है कि तुमने मुझे बस यही बताया था। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे लगता है कि तुम जरूर से फ्यूचर से आए हो, क्योंकि मैं यह सीक्रेट आज तक किसी को भी नहीं बताया। यहाँ तक कि जब मेरी बीवी आखिरी वक्त में मेरे साथ थी तब भी मैंने यह बात उसे नहीं बताई। मुझे लगता था कि वह इस बात को सुनने के बाद मुझसे दुखी होगी, लेकिन तुमने जो भी कहा वह सच था और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हारी बात पर हंसना चाहिए या फिर रोना चाहिए। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हुआ। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सच कहा। शायद इसी वजह से वह टेम्पस अंगूठी मेरे कमरे से गायब हो गई थी, क्योंकि मैंने उसे इस्तेमाल कर लिया था और मैं इसके लिए कई दिनों से परेशान था। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वह अपने मन में कहता है कि ये 20 साल बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका दिल अभी भी एक बच्चे का है। और स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि लेकिन रुको जरा, मुझे कुछ चेक करना है। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि जल्दी से नाइट रॉयर को बुलाओ। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास तो हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। तुम्हारा नाम टैनी है, मैंने सही कहा ना। और मुझे तुम पर भरोसा करने के लिए मुझे तुम्हारी ताकत को चेक करना होगा और मुझे जानना होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है और मैंने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें पास्ट में भेजा है।
तुम्हें मुझे अपनी ताकत को दिखाना होगा कि तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है और तुम क्या कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद टैनी मुस्कुराने लग जाता है। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वॉर्ड एम्पर और टैनी बाहर आ गए होते हैं और टैनी अपने मन में कहने लग जाता है कि स्वॉर्ड एम्पर सच में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। इसने इन्होंने मुझे पास्ट में बुलाया और इसके बावजूद भी यह मेरा टेस्ट ले रहे हैं। क्या मुझे इनकी टांग खींचनी चाहिए? और वह कहने लग जाता है कि स्वॉर्ड एम्पर, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में क्या हुआ था? जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कोई भी जवाब नहीं देता और टैनी कहने लग जाता है कि जल्दी बताओ, क्या तुम अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। अगर मैंने उसे जानने की कोशिश की तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और ना ही अपनी ताकत को बढ़ा पाऊंगा। और मुझे लगता है कि मुझे यह बात तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। तुम इसे अपनी आंखों से देख सकते हो। तुम देखो, सारे इंसान अपनी आंख को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें फ्यूचर के बारे में पता लग गया तो वे अपने आप को ग्रो ही नहीं कर पाएंगे और पीछे रह जाएंगे। और मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है। वह मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और कठोरता पे ध्यान देते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों पर यह सब बातें नहीं बताओ, वह इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुम्हारी बेटी के बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और इसकी वजह से मैं तुम्हारे बारे में कभी भी जान ही नहीं पाया था। जिसे सुनने के बाद वह स्वॉर्ड एम्पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह टैनी से कहने लग जाता है कि अब मुझसे यह मत कहना कि तुम्हें आने वाले डिजास्टर के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, मैंने बस इसकी अफवाहें सुनी थी और कुछ लोगों से सुना था। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि क्या तुम्हें बस इतना ही पता है? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, बस मैं इतना ही जानता हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन तुम मुझे यह क्यों पूछ रहे हो? जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि आगे चलकर मेरी फ्यूचर की सेना की नंबर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरी सेना के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से मेरी सेना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तुम ये क्या कह रहे हो बच्चे? तुमने मुझसे यह क्या कह दिया? और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड एम्पर टैनी का कान पकड़ता है और कहने लग जाता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने एक ऐसे इंसान को अतीत में भेज दिया है जिसे फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, बूढ़े इंसान मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको यह मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में। धन्यवाद।